तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी के लिए हम लोग जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसके लिए हम लोग 100 टेस्ट का जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर 1 का 50 टेस्ट और पेपर 2 का 50 टेस्ट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से आपका पेपर 1 का पहला टेस्ट, पेपर 2 का भी पहला टेस्ट वो आपका कंप्लीट हो गया है। और आपको ये भी पता है कि ये जो हर एक जो टेस्ट है उसके 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अगर आप देखिएगा तो हम लोग का जो है वो पेपर 1 का सेकेंड टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ये भी आपका 4 पार्ट में ही कंप्लीट होगा, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। ये हम लोग का तीसरा पार्ट होगा। तो ये पेपर 1 सेकेंड टेस्ट का पार्ट 3 है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पहले पार्ट में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन 3 जो है वो टॉपिक्स को कंप्लीट किए थे। इसके अलावा हम लोग सेकेंड वीडियो में भारत का ज्योग्राफी और भारतीय संविधान और जो आपका मतलब पॉलिटी और जो पब्लिक का जो सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का, इसको हम लोग कवर किए थे सेकेंड वीडियो में। आज के थर्ड वीडियो में आपका आर्थिक और टिकाऊ जो विकास है, धारणीय विकास, जिसके अंतर्गत हम लोग मुद्रास्फीति वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और इसी में ही हम लोग झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे नंबर वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो एक और चौथा पार्ट आएगा, इसमें हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक मापक यंत्र और पैमाने, दूसरा टॉपिक वर्गीकी और तीसरा टॉपिक कोशिका, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये टेस्ट भी आपका 4 पार्ट में जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसका पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग अभी तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, इकोनॉमिक्स वाले में। और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग को मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन टॉपिक को जो है वो आपका कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देख लीजिए, आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है और इस टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। सबसे पहले तो हम लोग मुद्रास्फीति का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन। तो बोला जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील आर्थिक घटना है। तो मुद्रास्फीति जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी ज़्यादा एकदम संवेदनशील आर्थिक घटना है, एकदम सेंसिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ है कि जो है आपका महंगाई। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जब सामान्य मूल्य स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल में निरंतर वृद्धि होती है। तो जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि आज एक पेन आपको 5 रुपये में मिल रहा है, वो पेन आगे चल के 1 साल के बाद आपको 7 रुपये में, फिर दूसरे साल के बाद आपको 8 रुपये में मिलने लगे, तो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है। यही आपका एक तरह से इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है। तो यह ऐसी स्थिति है जब सामान्य मूल्य स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल में निरंतर वृद्धि होती है, जिसके कारण मुद्रा की जो क्रय शक्ति है यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये घटने लगती है। तो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही है, और वही जो है वो आपका क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। मतलब कि पहले जितने पैसे में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती थी, मुद्रास्फीति बढ़ने पर उतने पैसों में जो है वो कम वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। मतलब कि पहले आप 5 रुपये में जो है वो 2 पेन खरीदते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि 5 रुपये में आप एक ही पेन खरीद पा रहे हो। तो महंगाई भी बढ़ा है, चीज़ों का दाम भी बढ़ा है, और आपका जो मुद्रा का जो क्रय शक्ति क्षमता था उसमें भी क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब देखिए मुद्रास्फीति के कारण, देखिए कि क्यों मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, इसके पीछे का कारण देखिए। तो इसके पीछे का कारण की बात करते हैं। तो मुद्रास्फीति के कई सारे प्रकार होते हैं, वो देख लीजिए। जैसा कि पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसकी वजह से मुद्रास्फीति होती है। कैसे होती है वो देख लीजिए। तो पहला बताया जाता है कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड और उनकी जो आपूर्ति है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इससे अधिक हो जाती है, तब मूल्य जो है वो मूल्य स्तर में बढ़ने जो है वृद्धि होने लगती है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गया और उनकी आपूर्ति से अधिक हो, और आपूर्ति जो है वो कम हो जाता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई। यानी जब आपका डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम,
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए सरकारी व्यय में वृद्धि, उपभोक्ता व्यय या फिर निवेश में वृद्धि, करों में कमी, टैक्स को कम कर दिए, मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि और निर्यात में वृद्धि। इन सभी के कारण क्या होता है कि आपके पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे और सप्लाई उस लेवल पे नहीं होगा, तो देन आप ऐसे में आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब देख लीजिए मुद्रास्फीति का एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या है वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि जब उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें वृद्धि हो जाती है और उसका जो भार है वो उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है, तब उसको हम लोग जो है वो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जो आपका ये ना उपभोक्ता की तरफ से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो है वो उत्पादक की तरफ से जुड़ा हुआ है। यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो उत्पादक से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उत्पादन के 4 आपके फैक्टर होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और आपके जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और आपका उद्यम है। ये 4 फैक्टर है। अगर इसमें किसी भी तरह का बढ़ोतरी होता है तो देन चीज़ों को उत्पादन करने में आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, और जब चीज़ों को उत्पादन करने में ज़्यादा पैसा लगेगा तो देन ऐसे में आप चीज़ों को दाम भी बढ़ा दीजिएगा, और इससे जो वृद्धि होगी दाम में उसका असर सीधे जो है वो उपभोक्ताओं पे पड़ेगा यानी कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। सिंपल सी बात है। इसके क्या कारण हो सकते हैं वो देख लीजिए। मजदूरी या फिर वेतन में वृद्धि, कच्चे माल के दाम में वृद्धि, ईंधन और जो परिवहन लागत है इसमें वृद्धि, उत्पादकता में कमी होनी, ये सभी। इसके अतिरिक्त और भी आपका मुद्रास्फीति के कारण बन सकते हैं, या फिर मुद्रास्फीति का और भी प्रकार होते हैं जैसे कि आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति। ये सभी कारण हैं जिसके कारण आपको मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसके अलावा मौद्रिक नीति संबंधी असंतुलन भी मुद्रास्फीति का कारण बनता है, यानी कि मूल्य वृद्धि का कारण बनता है। मूल्य में वृद्धि हो रहा है यानी मुद्रास्फीति हो रहा है। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप कोई भी नीति बनाइएगा कोई भी, उसमें भी अगर आपका अनबैलेंस हो जाएगा वो पॉलिसी, देन आपका मूल्य में वृद्धि हो जाएगा इससे भी, तो ये भी कारण बनता है। तो एक तरफ आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक तरफ आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक तरफ आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, एक तरफ आपका इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, एक तरफ आपका मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो अनबैलेंस, ये सभी आपका इन्फ्लेशन का रीजन बनता है। अब देखिए मुद्रास्फीति का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी बात करते हैं। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ता है, और समाज के विभिन्न वर्गों पर ये अलग अलग भिन्न भिन्न हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो बोला जा रहा है कि ये समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग होता है इसका प्रभाव, किसी पे ज़्यादा होता है किसी पे कम होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बताया जाता है कि निश्चित आय वाले, जिसका एक फिक्स आय है कि आपको महीना में 40,000 मिलेगा, 45,000 मिलेगा, 55,000 मिलेगा, 1,00,000 रुपये मिलेगा। तो निश्चित आय वर्ग जैसे कि पेंशनभोगी, कर्मचारी, इनके ऊपर ये नकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि उनकी क्रय शक्ति जो है वो घट जाती है। उनका सैलरी था 50,000 रुपया, सैलरी 50,000 रुपया ही है, उसमें अपना वो जीवन का जो है गुजर बसर कर ही रहे थे। अब दाम बढ़ गया तो उनका जो है वो क्रय शक्ति घटेगा कि नहीं घटेगा। इसके अलावा ऋणदाता यानी कि जो आपका क्रेडिटर्स है इनको हानि होता है, जबकि जो ऋणी है यानी कि डेबिटर्स इनको लाभ होता है। जो लोन लेते हैं इनको हानि हो रहा है और जो लोन देते हैं उनको तो फायदा ही हो रहा है। क्लियर सी बात है। तीसरा एक और इसका है प्रभाव कि उत्पादक वर्ग को प्रारंभिक अवस्था में लाभ होता है क्योंकि उन्हें वस्तुओं का ऊंचा मूल्य मिलता है। तो जो उत्पादक वर्ग है यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर है इसको लाभ होता है। लाभ क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जो वस्तुओं का दाम ज़्यादा मिल रहा है इस कारण से। और बचत करने वाले की वास्तविक आय में कमी होती है। तो जो भी व्यक्ति सेविंग करते थे, बचत करते थे, आपको मिल के समझिए आपको 50,000 रुपये मंथली मिल रहा है, उसमें आपका जितना है आयातित जितना भी बेसिक नीड है ये सब फुलफिल करने के बाद आपको 45,000 रुपये खर्चा हो रहा था और 5,000 रुपये आपका बच रहा था। अब आपका क्या होगा, 5,000 रुपये नहीं बचेगा, 2,000 रुपये बचेगा या 1,000 रुपये बचेगा या 3,000 रुपये बचेगा, यानी कि आपके वास्तविक आय में भी कमी आ जाएगी। इसके अलावा दीर्घकाल में मुद्रास्फीति से आपका आर्थिक अस्थिरता यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतोष ये सभी देखने को मिलते हैं, ये सभी बढ़ जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब देख लीजिए मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मुद्रास्फीति का मापन,
तो बोला जाता है कि मुद्रास्फीति का सही मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि समय के साथ मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन को मात्रात्मक रूप में मापा जाए। तो मुद्रास्फीति को अगर सही रूप से आपको मापना है तो सबसे पहली चीज़ कि जो समय के साथ जो भी मूल्य स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी मात्रा को आप मापिए, कितना वृद्धि हुआ समय के साथ। और इसके लिए विभिन्न मूल्य सूचकांक यानी कि अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर्स जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम लोग CPI का प्रयोग करते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। यह सूचकांक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापता है। यानी कि जो आपका CPI है वो उपभोक्ता के द्वारा, ये जो CPI इंडेक्स है, ये जो CPI सूचकांक है, ये उपभोक्ता के द्वारा यानी कंज्यूमर के द्वारा जो भी वस्तुएं और सेवाओं का जो खरीदा जा रहा है उनके द्वारा उसके औसत मूल्य में जो भी परिवर्तन हो रही है, उसके जो एवरेज प्राइस में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजिंग हो रहा है, उसको ये मापता है CPI इंडेक्स। इसके अलावा यह मुद्रास्फीति का सबसे प्रमुख और व्यवहारिक सूचक है। तो मुद्रास्फीति को मापने का सबसे बेहतरीन और सबसे व्यवहारिक अगर कोई है तो आपका CPI इंडेक्स है, क्योंकि यह सीधे आम जनता की जीवन यापन को दर्शाता है। तो ये सीधे आम जनता की जीवन यापन को दर्शाता है, मतलब कि सीधे जनता को क्या, जनता का जो है मतलब कि जनता जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंज्यूम कर रही है, खरीद रही है उसको, तो उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको ये डायरेक्ट मापती है CPI, इसलिए बहुत ही व्यवहारिक है। भारत में हम सभी को पता है कि 4 प्रकार का जो है वो CPI का वर्ग है। जैसे कि आपका पहला वर्ग है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI जो है एग्रीकल्चर लेबर, इसकी बात करते हैं। तीसरा है आपका शहरी गैर हस्तशिल्पी श्रमिकों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI UNME। इसके अलावा चौथा होता है आपका समग्र यानी कि CPI कंबाइंड। आगे देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा CPI कंबाइंड को ही प्रमुख मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में मान्यता दिया गया है। हम लोग मापते हैं CPI इंडेक्स के द्वारा ही, यही सबसे बेहतरीन है। और CPI में भी आपका समग्र यानी जो आपका CPI कंबाइंड है, इसी को ही जो है वो RBI यूज करता है। आई होप ये वाला लाइन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लीजिए, पहला CPI था यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंप्लीट हो गया है। दूसरा एक इंडेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग WPI। यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो सूचकांक है वो थोक स्तर पर वस्तुओं के औसत मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब कि होलसेल में आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक एक व्यक्ति का जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम में वृद्धि हो रही थी क्या प्रभाव पड़ा वो वहाँ पे मापता है CPI में। लेकिन WPI में थोक वस्तुओं का एकदम पूरा थोक में, ठीक है ना, होलसेल में मापता है। इसमें कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुएं और तैयार उत्पाद इसमें सभी शामिल होते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल होगा, इंटरमीडिएट गुड्स भी शामिल होगा, और जो भी आपका बाय प्रोडक्ट होगा, अंतिम वस्तुएं, उनको भी शामिल किया जाता है। भारत में WPI का जो निर्माण है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कमर्शियल और जो आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है इसके द्वारा WPI का निर्माण किया गया है। और अगर हम लोग इसका जो बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष की बात करें तो आपका 2011-2012 माना गया है। हालांकि WPI उपभोक्ता स्तर के मूल्य परिवर्तनों को सीधे नहीं दर्शाता है, फिर भी यह उत्पादक मुद्रास्फीति यानी कि प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन का महत्वपूर्ण संकेतक है। तो देख लीजिए, WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका उपभोक्ता स्तर के मूल्य परिवर्तनों को सीधे नहीं बतलाता, यानी कि उपभोक्ता स्तर पे क्या परिवर्तन हो रहा है मूल्य में, इसको नहीं बतलाता है, लेकिन ये उत्पादक मुद्रास्फीति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मापता है WPI। तो पहला है आपका CPI, दूसरा है WPI, तीसरा है आपका GDP डिफ्लेटर, ये भी इन्फ्लेशन को ही मापता है। ये क्या है वो देख लीजिए। तो बताया जाता है कि यह एक व्यापक सूचकांक है, बहुत ही ब्रॉड सेंस में इसका यूज किया जाता है, जो GDP में शामिल सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापता है। तो GDP डिफ्लेटर जो है वो बहुत ही व्यापक सूचकांक है और ये GDP में शामिल सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन को मापता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है GDP डिफ्लेटर को, GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP, इसको हम लोग भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे रियल GDP से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो नॉमिनल GDP यानी कि सांकेतिक GDP
बटे में रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, जब आप ये इकोनॉमिक्स वाला हम लोग क्लास करते हैं मेंस में, वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। आगे देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बताया जा रहा है कि यह मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक जो है वो मापक माना जाता है, क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों को सम्मिलित करता है। देखिए, सीपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है, डब्ल्यूपीआई में भी केवल वस्तुओं की शामिल किया जा रहा है, सेवा सर्विस को कहीं भी ऐड नहीं किया जा रहा है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं को भी सेवाओं को दोनों को शामिल किया जा रहा है, किंतु यह आम नागरिकों के जीवन यापन की लागत को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। ये देखिए, ये तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो आपका देश में क्या उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का, सेवाओं का, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको माप रहा है। तो ये तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आम नागरिक का जीवन यापन में जो है वो लागत को सही से दर्शा नहीं पाता है। तो इसका इस तरह से देखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर भी उतना खास नहीं है, आपका सीपीआई ही ठीक ठाक है। तो एक तरफ हम लोग देखें सीपीआई, फिर देखिए हम लोग डब्ल्यूपीआई, फिर हम लोग देखें जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीनों जो है वो मुद्रास्फीति को मापने का तरीका है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो आपका है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फिर आपका है संरचनात्मक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, फिर आपका और भी था एगो, वो भी हम लोग देखे थे, क्या एक और था आपका, रुकिए जरा सा, एक और आपका क्या है, आयातित मुद्रास्फीति। ये सभी आपका मुद्रास्फीति के प्रकार थे। अब देखते हैं हम लोग नया टॉपिक जो है, भारत में मुद्रास्फीति मापन की वर्तमान में क्या क्या प्रणाली है। ये पहले बताया गया है, अभी वर्तमान में क्या क्या प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति मापन हेतु 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन, वो देख लीजिए। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, ये उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है, यानी कि कंज्यूमर स्तर पर ये मापता है, कंज्यूमर सेट से। और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, ये उत्पादन और व्यापार स्तर पर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये उत्पादन यानी प्रोड्यूसर साइड से भी जुड़ा हुआ है, और जो आपका व्यापार होता है तो व्यापार स्तर पे जो भी मूल्य का परिवर्तन होता है इसको भी ये मापता है। आगे देख लीजिए, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाता है। तो सीपीआई के आधार पे मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाता है आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत। हम लोग देखें तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का वर्तमान अगर दायरा की बात की जाए तो ये आपका 4% है, ठीक ना। 4% की बात की जाए तो ये ±2% रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग का लक्ष्य कितना है कि हम लोग जो है मुद्रास्फीति 4% कर दें, अर्थात कहने का मतलब है मुद्रास्फीति को 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है, आरबीआई का यही उद्देश्य है। तो ये आपका 4% रखना है, मतलब कि +2 से आपका -2 के बीच में रखना है। कहने का मतलब आप 2% से इतना याद मत रखिए, सिंपल याद रख लीजिए ना कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत सीपीआई के आधार पे मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाता है, और हम लोग का लक्ष्य कितना है आरबीआई के द्वारा 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है मुद्रास्फीति को। क्लियर। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए क्या क्या दिया हुआ वो देख लीजिए। बताया जाता है कि यदि 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 120 था और 2024 में ये बढ़कर 132 हो गया है, तो मुद्रास्फीति दर की जो गणना कैसे की जाती है वो देख लीजिए। अगर कोई भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पहले 120 था 2023 में, फिर 2024 में सीपीआई 132 हो गया, तो यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन रेट का जो गणना होता है, काउंटिंग होता है, वो कैसे होता है वो देख लीजिए। इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले 132 जो आपका 2024 में है और 120 जो कि 2023 में है, तो 132 में 120 घटा दिए, फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 120 से, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो आपका निकल जाएगा 10%। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है अभी वर्तमान में 10% है। अभी हम लोग ये भी बताए थे कि जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है वहाँ पे बताया गया था कि जो आपका ऊपर में लिखते हैं हम लोग सांकेतिक जीडीपी, नीचे में लिखते हैं हम लोग वास्तविक जीडीपी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो सिंपल यही इसी तरह है कि आपका सांकेतिक जीडीपी तो 132 में 120 को हटा दिए, और आपका वास्तविक जीडीपी 120 इसको भाग कर दिया और फिर गुना कर दिया हम लोग 100 से, तो जो आपका निकल जा रहा है 10%, तो यही जो है वो आपका इन्फ्लेशन रेट है। अर्थात उस वर्ष यानी कि 2024 की बात की जा रही है कि मूल्य स्तर में औसतन जो वृद्धि है वो आपका 10% का था, तो इन्फ्लेशन रेट यहाँ 10% हो गया, जबकि हम लोग टारगेट था 2 से 6% के बीच में, ऐसा होता है।
अब देख लीजिए मुद्रास्फीति के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, वो देख लीजिए। तो भारत में मुद्रास्फीति कई संरचनात्मक, मांगगत और आपूर्ति संबंधी कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो भारत में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति ये होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बताया जा रहा है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाए, यानी कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो ऐसे में कीमत बढ़ जाएगा। और जब उसका कीमत बढ़ेगा तो भारत में जो है वो कीमत बढ़ेगा, तो वहीं से आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। भारत में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उपभोक्ता खर्च, इन सभी में वृद्धि हो रही है और आपका सरकारी व्यय इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और है आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बोला जा रहा है कि उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तुओं की जो है कीमतें बढ़ जाती है। यहाँ पे सेवा की बात नहीं की जा रही, केवल वस्तुओं की बात की जा रही है। तो उत्पादन लागत में यानी फैक्टर कॉस्ट में वृद्धि हो रहा है, तो अब वस्तु का कीमत में वृद्धि होगा। देन मजदूरी, कच्चे माल, ऊर्जा, परिवहन और करों में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार मुद्रास्फीति को जन्म लेती है, उसको हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और देख लीजिए राजकोषीय घाटा और मुद्रा का विस्तार, ये भी जब होगा तो भी आपका मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। तो बताया जा रहा है जब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए अधिक ऋण लेती है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक लोन लेता है, या फिर मुद्रा की छापती करती है, मुद्रा की छपाई की जाती है, अलग से नया नोट जारी कर देता है, तो बाजार में मुद्रा की अधिकता हो जाती है। और जब मार्केट में मुद्रा की जो है वो अधिकता हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगा, तो ऐसे में कीमतें बढ़ने लगेगी और फिर आपका भारत में राजकोषीय घाटा लंबे समय से मुद्रास्फीति का कारण रहा है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा, और राजकोषीय घाटा से भी जो है वो आपका राजकोषीय घाटा है, देन आप उसको पूरा करने के लिए, खर्च को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेगी या फिर नया नोट का छाप देगा। नया नोट छाप दीजिएगा तो मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो कीमतें बढ़ने लगेगी। सिंपल सी बात है। तो भारत में राजकोषीय घाटा जो है वो, यानी कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो एक लंबे समय से मुद्रास्फीति का कारण बना है। इसके अलावा देख लीजिए आपूर्ति बाधाएं, यानी कि सप्लाई आपका बॉटल नेक्स, इसकी बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में मानसूनी असंतुलन, भंडारण की कमी, वितरण तंत्र की कमजोरी, परिवहन लागत में वृद्धि इत्यादि के कारण भी वस्तुओं की कीमतें जो है वो, वस्तुओं की कमी होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब देखते होंगे कि मार्केट में जो चीज़ कम है उसका दाम बढ़ जाएगा। प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है तो ये देखते होंगे आपका प्याज का दाम बढ़ जाएगा। प्याज, आलू, टमाटर, ये सभी आपका ऐसा गुड्स है ना कि जिसका फ्लैक्चुएट होते रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत कम ऐसा। तो आपूर्ति बाधाएं ये भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसके अलावा आयातित मुद्रास्फीति, यानी कि इम्पोर्टेड जो आपका इम्पोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, उर्वरक, सोना या फिर अन्य वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होती है। इससे भारत में भी मूल्य स्तर बढ़ जाता है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को आप ज़्यादा महंगे दामों में मंगा रहे हैं, देन उसका आपको दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप आए दिन सुनते होंगे कि ये जो है डीजल का दाम ज़्यादा है, इसका दाम ज़्यादा है, ये रोते रहता है सब लोग। छठा पॉइंट है आपका कर नीति और प्रशासनिक या प्रशासकीय मूल्य, यानी कि आप प्रत्यक्ष करो जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, इसमें वृद्धि कर दिए। सरकार के द्वारा नियंत्रित वस्तुएं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, इन सभी की दाम बढ़ने से भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इसके अलावा 7वां नंबर पॉइंट की कृषि पर निर्भरता और उत्पादकता में कमी, जैसे कि भारत की जो बड़ी आबादी है वो अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में खराब मानसून होता है या फिर उत्पादन में कमी होती है तो खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जो कि समग्र मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा देख लीजिए भारत में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है वर्तमान में, वो देख लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए 2 सूचकांक प्रयुक्त किए जाते हैं। एक है आपका CPI, एक है आपका WPI, ये हम लोग जानते हैं। फिर देख लीजिए बताया जाता है कि पिछले वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य वस्तुओं और सेवा क्षेत्र की लागत बढ़ने से भारत में मुद्रास्फीति का जो औसतन दर है वो 4 से 7% के बीच में रहा है। हालांकि वैश्विक कारणों जैसे कि यूक्रेन युद्ध, रसिया यूक्रेन युद्ध, तेल कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, इन सभी से भी ये प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो भी देख लिए हैं। तो अभी भी जो है वो 4 से 7% के बीच में रहा है हमेशा मुद्रास्फीति भारत में, जबकि टारगेट था 4 से 6 के बीच में रखना। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय देखिए, तो ये आपका उपाय मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जा सकता है और ये आपका राजकोषीय नीति के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये मौद्रिक नीति के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये आपका RBI करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो है वो ब्याज दरों, नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, इसको खुला बाजार परिचालन
आदि के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास करता भी है। इसके अलावा देख लीजिए राजकोषीय नीति के माध्यम से भी, तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी व्यय में कटौती करके, कर वृद्धि और घाटे को कम करके और इन सभी को कम करने के प्रयास से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकारी व्यय में जो सरकार जो खर्चा कर रही है वो खर्च कम करेगी, कर में टैक्स में वृद्धि कर देगी, जो घाटा है घाटा को कम कर देगी। ऐसे में मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जा सकता है राजकोषीय नीति के माध्यम से। एक है आपका डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष उपाय। क्या है? तो आप वस्तुओं, आवश्यक जो वस्तुएं हैं इसके भंडारण और वितरण की बेहतर व्यवस्था से कीमतों में स्थिरता लाइए। कोई भी चीज़ को भंडारण करने मत दीजिए। आलू का स्टॉक कर ले रहा है, प्याज का स्टॉक कर ले रहा है, जब कम होगा तब उसको निकालेगा और दाम बढ़ा देगा। आगे देख लीजिए, इन तीनों उपाय से यानी कि आप प्रत्यक्ष उपाय कीजिए, राजकोषीय उपाय कीजिए, मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय कीजिए। इन सभी उपाय के माध्यम से इन तीनों का जो है इन तीनों उपायों का जो उद्देश्य है वो आप वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना है। अगर दोनों के बीच में संतुलन रहेगा तो मुद्रा प्रवाह को भी नियंत्रित करना आसान हो जाएगा और इससे आपका मूल्य स्थिरता बनी रहेगी। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं हम लोग मौद्रिक उपाय, एक एक करके बात करेंगे। पहले हम लोग मौद्रिक उपाय देखेंगे, फिर आपका राजकोषीय उपाय देखेंगे। एक एक करके इसकी भी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ मौद्रिक उपाय, इसको हम लोग देखते हैं। तो बोला जाता है कि मौद्रिक उपायों का जो संचालन है वो देश का केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। और इन उपायों का प्रमुख उद्देश्य जो है वो मुद्रा की आपूर्ति, ऋण सुविधा और ब्याज दरों के माध्यम से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है। तो देख लीजिए, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ना केवल आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को नहीं। अब देख लीजिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय है, मौद्रिक उपाय, वो देख लीजिए। पहला है आपका बैंक दर नीति यानी कि बैंक रेट पॉलिसी। इसमें बताया जाता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देता है और इससे बैंकों के लिए ऋण लेना जो है वो महंगा हो जाता है और आगे जनता को दिए जाने वाले ऋण की जो है वो ब्याज की भी दर बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। बैंक दर क्या है? तो वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक लोन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक दर। तो बैंक दर नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बैंक दर को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब बैंक दर को बढ़ा देंगे तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा। और ऐसे में जब महंगा हो जाएगा तो जो है वो आपका आगे जनता का जो है ब्याज दर, ऋण का जो है ब्याज, ये भी बढ़ जाएगी। इससे भी कंट्रोल करेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। सिंपल सी बात है, जब आप जो है वो बैंक रेट को बढ़ा दिए तो अब जो किसी को भी बैंक जो है वो लोन देगा तो उसमें ज़्यादा ब्याज जोड़ेगा, तो ज़्यादा ब्याज के माध्यम से ज़्यादा पैसा सोख रहा है ना, तो मार्केट से पैसा खींच रहा है। यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में उपाय। फलस्वरूप ऋण की मांग घटेगी तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी। देन ऐसे में जो मूल्य वृद्धि हुआ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है खुले बाजार की जो है नीति यानी खुला बाजार संचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई जब सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, इसको बाजार में बेचेगा तो उसे बैंकों और जनता के पास मौजूद जो नकदी है, जो कैश है, वो घटेगा क्योंकि उसको सब खरीदेगा। तो इससे मुद्रा प्रवाह में कमी आती है और जिससे मांग घटेगी और मांग जब घटेगी तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसके ऊपर अंकुश लगेगा। तीसरा उपाय है आपका नगद आरक्षित उपाय यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा है आपका वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR, इसके माध्यम से भी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे, वो देख लीजिए। आरबीआई मुद्रास्फीति के समय बैंकों के लिए CRR और SLR की दरों को बढ़ा देता है। तो जब भी मुद्रास्फीति आएगा तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, CRR और SLR इन दोनों का जो दर है उसको बढ़ा देगा, जिससे बैंकों के पास ऋण देने के लिए उपलब्ध राशि घट जाएगी। अब देखो, बैंक के पास 100 रुपया था, 100 रुपये में CRR के रूप में 45 रुपये रखा जाता था और SLR के रूप में 30 रुपये रखा जाता था। अब जो है वो गवर्नमेंट CRR और SLR को बढ़ा दिया तो 45 से वो 55 हो गया और ये 30 से 40 हो गया। तो ऐसे में बैंक अब जो है वो किसी को लोन नहीं देगा, तो लोन देने के लिए उसके बाद राशि जो है वो घट जाएगी और इससे बाजार में मुद्रा की उपलब्धता कम होती है और इससे भी जो है वो मूल्य वृद्धि जो होगा उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट है ऋण नियंत्रण नीति यानी कि क्रेडिट कंट्रोल। इसके माध्यम से क्या है वो देख लीजिए। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक
चयनात्मक ऋण नियंत्रण नीति अपनाता है, यानी कि चयन करता है कि किन किन चयनात्मक ऋण नीति को अपनाता है, कहाँ पे लोन को, किस लोन को टारगेट करना है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, वो चयनात्मक ऋण नियंत्रण नीति को अपनाता है, जैसे कि विलासिता वस्तुओं की उत्पादन या फिर व्यापार के लिए ऋण की सीमा तय कर देता है, जबकि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए ऋण सुविधा देता है। यानी कि जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, यानी कि देखो जो विलासिता संबंधी वस्तु है यहाँ पे क्या करेगा, उसकी ऋण की सीमा तय कर देगा, और जबकि जो बेसिक नीड है, गुड्स है, आवश्यक जो वस्तुएं हैं, उनके उत्पादन के लिए वो ऋण देगा कि आप उसको, जो आवश्यक वस्तु है उसको उत्पादन कीजिए, और जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं इनको आप बेचिए भी कम, और इसको जो है वो आप मंगाइए भी कम। ये सभी, इससे उत्पादक संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है, और इससे भी जो है वो आपका मुद्रास्फीति घटती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, ब्याज दर नीति यानी कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर ऋण की मांग को कम करता है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दर को बढ़ा देता है, और इससे ऋण की जो मांग है इसको कम करता है, और आपका उच्च ब्याज दर निवेश और उपभोग दोनों को सीमित करती है, जिससे आपका कुल मांग में भी क्या होती है, कमी होती है। तो ब्याज दर नीति, इसके माध्यम से भी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है गवर्नमेंट। तो हम लोग मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई करता है वो हम लोग देख लिए हैं 6-7 तरह का। उसके बाद अब हम लोग जो है वो वित्तीय या फिर राजकोषीय उपाय देखते हैं, यानी कि फिजिकल जो मेजरमेंट है इसके माध्यम से देखते हैं कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि वित्तीय उपायों का जो संचालन है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है, और इनका जो उद्देश्य है वो सरकारी व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण नीति के माध्यम से मांग को कंट्रोल करना है। ठीक है ना। तो ये आपका राजकोषीय नीति के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कैसे कैसे वो देख लीजिए, जैसे कि सरकारी व्यय में कमी कर देगा, यानी कि रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके माध्यम से क्या होगा कि मुद्रास्फीति के समय सरकार को अपने अनुत्पादक खर्चों, जैसे कि प्रशासनिक व्यय, विलासिता संबंधी परियोजनाएं, इन सभी में कमी कर देगी, जिससे मुद्रा बाजार में मुद्रा का प्रवाह घटेगा और मांग पर नियंत्रण होगा। तो जो सरकार है, सरकार जो खर्च कर रही है प्रशासनिक व्यय में, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर रही है, विलासिता संबंधी जो योजनाएं ला रही है उसमें कमी कर देगी, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। जैसे कि आपका मैया समान योजना, इसको कम कर देगा कुछ समय के लिए, जो है वो आपका इसको कम कर देगा, जैसे कि हस्तांतरित व्यय है, वृद्धा पेंशन, ये सभी को, स्कॉलरशिप को कम कर देगा। ठीक है, ये भी एक है। इसके अलावा कराधान नीति यानी टैक्सेशन पॉलिसी, इसमें बताया जा रहा है कि सरकार उच्च आय वर्ग पर अधिक कर लगाकर उनके क्रय शक्ति को सीमित कर सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए, इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए, तो उनका जो क्रय शक्ति है उसको सीमित कर दीजिएगा। अप्रत्यक्ष करो, जैसे कि विलासिता वस्तुओं पर जो उत्पाद शुल्क है इसको बढ़ाकर इन वस्तुओं की मांग को भी घटाई जा सकती है। इस प्रकार कराधान नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि सहायक है ये। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो आपका देखिए क्या बोला गया कि जो आपका कराधान में टैक्स जो है बढ़ा दीजिएगा आप, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिए तो इससे वस्तुओं का मांग और कीमत घट जाएगा, वस्तुओं का मांग और सप्लाई घटेगा, तो इससे भी फायदा होगा कि नहीं होगा, मांग घटेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण नीति यानी कि पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, इसमें बोला जा रहा है कि सरकार जनता से ऋण लेकर बाजार से अतिरिक्त मुद्रा को खींच लेता है, जबकि जब लोग सरकारी बॉन्ड को खरीदते हैं तो उनके हाथों से नगद धन जो है सरकार के पास चला जाता है, ऐसे में मुद्रा का जो प्रभाव घट जाता है, ये भी एक उपाय है। इसके अलावा बजट अधिशेष नीति यानी कि सरप्लस बजट, ये पॉलिसी, तो मुद्रास्फीति के समय सरकार को घाटे का बजट नहीं बल्कि अधिशेष बजट अपनाना चाहिए, यानी सरकारी राजस्व व्यय से अधिक होना चाहिए, यानी जो है सरकारी राजस्व व्यय जो है वो राजस्व आय से अधिक होना चाहिए, ताकि बाजार से अधिक धन संग्रह किया जा सके। तो आप बजट अधिशेष पॉलिसी को अपनाइए, तो जब मुद्रास्फीति होगा तो सरकार जो घाटे का बजट पेश नहीं करेगा, जबकि उसके बदले में अधिशेष बजट को पेश करना चाहिए। इसके अलावा एक और है आपका निवेश नियंत्रण। इसमें बोला जा रहा है निवेश नियंत्रण में कि सरकार जो है वो अनुत्पादक क्षेत्रों में निवेश को रोककर उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, ताकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ सके और इसका जो है मूल्य स्तर स्थिर रहे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये दो उपाय हो गए हैं आपका, कौन कौन, प्रशासनिक उपाय जिसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय उपाय, और एक आपका मौद्रिक उपाय। अब देखते हैं प्रत्यक्ष उपाय यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या क्या है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष उपायों का उद्देश्य सीधे मूल्य नियंत्रण
और वस्तुओं की उपलब्धता पर निगरानी रखना होता है, और इनका प्रभाव तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्थिरता पर ही पड़ता है। जैसे कि मूल्य नियंत्रण यानी कि प्राइस कंट्रोल, जिससे सरकार आवश्यक वस्तु जैसे कि अनाज, दाल, चीनी, तेल और इत्यादि के लिए अधिकतम मूल्य यानी कि मैक्सिमम प्राइस निर्धारित कर दे, ताकि व्यापारी मनमाने ढंग से इसका दाम नहीं बढ़ा सके और उपभोक्ताओं की भी सुरक्षा रखे। बोल दे कि आप कितना भी कीमत बढ़ाइए, दाल का कीमत 50 रुपये से 70 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया है प्रत्यक्ष में उपाय में। इसके अलावा एक आपका राशनिंग प्रणाली यानी कि राशनिंग सिस्टम, इसमें बोला जाता है कि आवश्यक वस्तुओं की कमी होने पर सरकार जनता को नियंत्रित मात्रा में वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है, जिससे मांग और आपूर्ति दोनों को जो है संतुलित करना आसान हो जाता है, और इससे भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। तीसरा नंबर, वितरण तंत्र में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हम लोग बात करते हैं, सरकार जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को सशक्त बनाकर वस्तुओं की आपूर्ति उसको सुनिश्चित कर सकती है, जिससे आपका जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। कृत्रिम मूल्य वृद्धि यानी कि जो मानव द्वारा मूल्य में वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा देख लीजिए, उत्पादन को प्रोत्साहन करके यानी कि इनकरेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि मुद्रास्फीति के दीर्घकालिक समाधान के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु नीतिगत प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति बढ़े और कीमतें भी घटे। ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है आय नीति, इनकम पॉलिसी। तो बोला जा रहा है कि सरकार मजदूरी और लाभांश पर नियंत्रण रख सकती है, ताकि आय में अत्यधिक वृद्धि से मांग ना बढ़े और मूल्य स्तर जो है वो मूल्य स्तर वो स्थिर रहे। तो इसके माध्यम से भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो आपका मुद्रास्फीति क्या है, कितने प्रकार होते हैं, क्यों होता है मुद्रास्फीति, इसके उपाय क्या है, ये सभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। ये तो एकदम बहुत ही विस्तृत नोट्स है, एकदम मेंस के जैसा, ठीक है ना। तो इस नोट्स को भी हम लोग यहाँ पे जो इस टॉपिक को कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है वो हम लोग ये इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो है वो झारखंड वाले सेक्शन की ओर चले जाते हैं। झारखंड वाला सेक्शन आपका ज़्यादा कुछ नहीं था, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए झारखंड के सेक्शन को। तो अब हम लोग जो है वो एक आपका मिसलेनियस का टॉपिक जो है पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन टॉपिक को कवर किए, और हम लोग ये जो है आपका मिसलेनियस में हम लोग पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों की बात करें तो सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन आया था 5 जून 1972 को, जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं 5 जून को ही। उसके बाद बताया जाता है कि स्वीडन के स्टॉकहोम में 26 सूत्री महाधिकार पत्र घोषित किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया दूसरा कदम है आपका पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था, और ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, और इसको हम लोग रियो 20 भी कहते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं कि जो आपका विकसित देश है, तो विकसित देशों में हुई वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप हुआ औद्योगिकीकरण पर्यावरण यानी कि जीवमंडल के लिए खतरा बनता गया, और कई भयावह दुर्घटनाएं हुई, और विज्ञान के इस अभिशाप को अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे अनेक देशों में देखा गया, और इन समस्याओं से परेशान होकर लोगों ने मानव के हित में पर्यावरण के महत्व को सोचना जो है वो शुरू किया। तो आप पृथ्वी सम्मेलन 1992 और स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972, इसको दोनों को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम थे। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। अब देख लीजिए, जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों को देखिए। तो बताया जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को प्रकाशित किया गया था, और आपका आवर कॉमन फ्यूचर नाम का एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसे हमारे भविष्य को कैसे बचाया जा सके इसका यहाँ पे उल्लेख किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को पब्लिश किया गया, और आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक लेख को भी प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। और इसी में जो आपका जो है वो 2 संगठन बनाया गया था। एक संगठन था आपका UNFCCC और एक संगठन था आपका COP। तो UNFCCC क्या है, FCC क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये संस्था बनाई गई थी UNFCCC, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसी के तहत। उसके बाद एक और संस्था COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये भी बनाया गया था। इसके बाद 1935 ईस्वी में बर्लिन में COP 1 हुआ था,
उसके बाद 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ था, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करना है इसके ऊपर चर्चा किया गया था, और ये आपका COP21 हुआ था। तो आप COP1 जो कि 1995 हुआ था बर्लिन में, और COP21 जो कि आपका पेरिस में हुआ था और 2015 में, और इसको बोलते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन पर समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करें ये आपका यहाँ पे ध्यान चर्चा किया गया था। इसके बाद देख लीजिए पेरिस समझौता है जो है वो एक आपका बहुपक्षीय कानूनी रूप से ये बाध्यकारी समझौता है, यानी इसको आपको मानना ही मानना है पेरिस समझौता को। पेरिस समझौता क्या है क्या नहीं उसको देख लीजिए। पेरिस समझौता के बारे में बताया जाता है कि इसे 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था, और इसे जो है वो 22 अप्रैल 2016 को इसमें हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जो शुरू हुआ था। फिर 4 नवंबर 2016 तक इसमें पर्याप्त देशों ने इसको लागू करने के लिए पुष्टि कर दी थी, लेकिन अमेरिका जो है इसके ऊपर सिग्नेचर यानी साइन नहीं करता है, और यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ट्रीटी है। पेरिस समझौते की इस परिकल्पना जो है वो आपका 2009 में ही कोपेनहेगन समझौते में ही आ गई थी। तो पर पेरिस समझौता का ही जो है वो आपका बैकग्राउंड था कोपेनहेगन समझौता 2019 में। पेरिस समझौता का मुख्य बिंदु क्या क्या वो देख लीजिए। तो बताया जाता है कि ये जो समझौता हुआ था इस समझौते में CO2 उत्सर्जन में 20% की कमी करनी थी, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा बाजार हिस्सेदारी में 20% की वृद्धि करनी थी, और आपका ऊर्जा दक्षता में 20% की भी वृद्धि करने की यहाँ पे बात की गई थी। इसके अलावा इसका जो लक्ष्य था वो आपका ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखना था, और अधिकतम जो है वो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपका 3rd नंबर पॉइंट कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इसका उत्सर्जन को कम करना था। ये आपका सभी जो है वो पेरिस समझौता का बात था। ये तीनों लाइन को एकदम एकदम एटलीस्ट एकदम पूरा रट लीजिएगा इस सभी को, ठीक है ना। तो COP21 में आपका पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए COP21। इसके बाद देख लीजिए COP27 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कब हुआ था कहाँ पे हुआ था इसका क्या विशेषता वो देख लीजिए। COP27 का जो आयोजन है वो आपका मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, जो कि 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2022 में हुआ था। ये बताया जा रहा है कि भारत की ओर से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ये इसमें भाग लिए थे। जो आपका IFCC का रिपोर्ट जारी करता है इंडियन फॉरेस्ट ISFR यानी कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो रिपोर्ट है भूपेंद्र यादव यही पब्लिश करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, यही आपका COP में भाग लेने गए हुए थे। कहाँ पे? मिस्र गए थे, और मिस्र के शर्म अल शेख में ये पार्टिसिपेट किए थे। इसका विषय देखिए तो COP27 का विषय था पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसके अलावा देख लीजिए इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति को समाधान को एजेंडे में शामिल किया गया था। तो इसमें नियंत्रित भी करना है, और जो आपका क्षति हुआ है इसका समाधान कैसे किया जाए उसको भी यहाँ पे इस एजेंडा में शामिल किया गया था। उसके अलावा देख लीजिए COP28 जो है वो आपका 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में 2023 में हुआ था, और इसका जो आयोजन है वो आपका UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसके दुबई में हुआ था, UAE के दुबई में हुआ था COP28। COP26 की बात करें तो इसका आयोजन जो है वो आपका ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुआ था 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक। और इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये बोलिए या फिर सेल्सियस इससे अधिक नहीं होने का लक्ष्य रखा गया था। लगभग 140 देशों ने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक लाने का लक्ष्य तिथियों की घोषणा की थी। तो इसी में देख लीजिए 140 देश जो है वो अपना अपना जो उत्सर्जन है वहाँ पे बोला था 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री नहीं मतलब 0 मतलब शून्य शुद्ध शून्य तक लाने का लक्ष्य रखा था। और भारत जो है वो इसी के बीच में 2070 तक जो है वो आपका शुद्ध शून्य लक्ष्य रखा है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टारगेट रखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और सभी देश अपना अपना लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित कर दिया था COP21 में ही। और भारत जो है वो 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य यानी कि एब्सोल्यूट 0 टारगेट की घोषणा कर दिया है। फिर देख लीजिए भारत ने पंचामृत का मंत्र भी दिया था इसी समय, बोला था कि 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो 2030 तक जो आपका गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है इसको 500 गीगावाट तक पहुंचाना है, और 2030 तक ही अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत जो है वो आपका अक्षय ऊर्जा से करना है। और अक्षय ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा से करना है। उसके अलावा 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन जो है वो 1 बिलियन
टन यानी कि 1 अरब तक कमी करेगा भारत। 2030 तक भारत जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। और 2070 तक जो भारत जो है वो एब्सोल्यूट जीरो लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ये सभी इसमें बोला था COP26 में भारत। इसके अलावा एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था और इसे 1997 में क्योटो यानी कि जापान में अपनाया गया ये था, और इसे 2005 में लागू किया गया था। इसको 1995 में ही अपनाया गया था क्योटो जापान में ही, और 2005 में इसको लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। इसका मुख्य कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन इसको कम करना था। इसके अलावा एक और आपका प्रोटोकॉल आया था जिसको बोलते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें बोला जा रहा है कि इस प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो ओजोन परत का जो नुकसान होने वाला जो है, नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ है इनके उत्पादन और इनके खपत को कम करना था, ताकि ओजोन परत की जो है वो रक्षा की जा सके। इसके द्वारा जो आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इस गैस के उपयोग को कम करने के ऊपर जो है बल दिया गया था। इसके अलावा इस प्रोटोकॉल पर 16 दिसंबर 1987 ईस्वी को सहमति बनी थी, जो कि 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी हो गया था। ठीक ना। तो जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था और इस पर सहमति 1987 में हुआ था, 16 सितंबर को ही। आगे देख लीजिए, 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन परत दिवस के रूप में भी बनाते हैं, और 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर सहमति जताई गई थी, और 1 जनवरी 1989 को ठीक 2 साल के बाद इसको लागू कर दिया गया था। यहाँ तक तो बातें हो गया था आपका इंटरनेशनल लेवल पे। अब देख लीजिए, भारत में पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो भी उठाए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पर्यावरण और वन मंत्रालय का जो गठन है वो आपका 1985 में किया गया था, जिसका नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको 1985 में गठित की गई थी। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति आया 1998 में, राष्ट्रीय जल नीति आया 2002 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया 2002 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया 2004 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का गठन यानी कि NGT का गठन 2010 में किया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात की जाए तो 2 फरवरी को आपका विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका जलवायु संरक्षण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं जैव विविधता के बारे में। तो अब जैव विविधता की तरफ चलते हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि जैव विविधता के बारे में। तो वर्ष 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। उसके अनुसार धरातलीय, महासागरीय एवं जलीय पारिस्थितिकी, इन तीनों के बारे में वहाँ पे जो उपस्थित जो जीव है इनके बीच में जैव विविधता बतलाया है। बोला गया कि जो आपका धरातल में, महासागर में और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जो भी जीव रह रहे हैं, इन्हीं जीव को ही जैव विविधता बताया गया है, जीव जंतु सभी को। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो आपका वाल्टर जी रोसेन साहब ने किया था। और जैव विविधता का जनक की बात की जाए तो आपका E.O. विल्सन यानी कि एडवर्ड O. विल्सन को माना जाता है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एडवर्ड विल्सन द्वारा कहा गया था कि यह जैविक संगठन द्वारा प्रत्येक स्तर पर उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाला जीवों के बीच विविधता ही जैव विविधता है। तो बोला कि जैव संगठन के द्वारा प्रत्येक स्तर पे उपस्थित तथा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, इन्हीं के बीच का जो अंतर संबंध है उसी को जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी बात, आप मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपका सजीव का निर्जीवों के साथ में और निर्जीव का निर्जीवों के साथ में जो संबंध है, अंतर संबंध, इसी यही आपका जैव विविधता है। जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त की बात की जाए तो अत्यधिक वर्षा प्लस अत्यधिक तापमान, इससे आपका जैव विविधता प्रोड्यूस होता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, वर्षा में भी कमी होती है, जिसके कारण जैव विविधता ये भी घटने लगती है। ध्रुव पे तो आपका जैव विविधता दिखने को ही नहीं मिलेगा। जैव विविधता के अन्य नाम तो इसको बोलते हैं हॉट स्पॉट यानी कि उष्ण स्थल। जैव विविधता को संरक्षण करने की विधियां तो आपका है, पहला विधि इन सीटू संरक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं सब स्थानीय संरक्षण, इसको बोलते हैं जैसे एग्जांपल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं जैव विविधता का संरक्षण करने का एक और जो उपाय है एक्स सीटू संरक्षण,
जैसे कि आपका चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान इत्यादि। भारत अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व भर में कुल टोटल 35 गो जैव विविधता के सक्रिय केंद्र स्थित है, जिसमें भारत के 4 गो हैं। तो पूरे विश्व में 35 गो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, जिसमें से भारत के 4 गो हैं। पहला है आपका पश्चिमी घाट, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी घाट। तीसरा है पूर्वी हिमालय, हिमालय की बात नहीं, पूर्वी हिमालय की बात की जा रही है। और चौथा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप। ये आपका जैव विविधता वाला 4 गो स्थल है। जैव विविधता के लिए भी सम्मेलन हुआ है कभी कभी, कब कब हुआ वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका हुआ था COP 15, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15। बताया जाता है कि ये जो है ये आपका 7 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, वहाँ पे आयोजित किया गया था COP 15 को 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका जो थीम था वो था कि सभी जीवों के साझी भविष्य का निर्माण करना, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण करना है। फिर बोला गया था कि 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। COP 15 का पहला भाग कुनमिंग चीन में हुआ था और इसमें जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता पर बल दिया गया था। कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों ने अपनाया भी था। GBF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिए 4 गो लक्ष्य और 27 गो उद्देश्य जो है वो निर्धारित किए गए थे। अब देख लीजिए COP जो 15 हुआ था, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 4 गो लक्ष्य और 23 गो उद्देश्य दिए गए थे। देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर जल और थल दोनों को मिलाकर 30% निम्नीकृत हुई पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः स्थापित करना है। तो 2030 तक जल में और आपका थल में दोनों में जो आपका 30% से जहाँ पे भी कम हो गया जैव विविधता, उसको फिर से पुनः स्थापित करना है। वर्ष 2030 तक 30% क्षेत्रों का जो संरक्षण और प्रबंधन ये करना है। इसके अलावा ज्ञात प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना है तथा वर्ष 2015 तक सभी प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का जो दर है उसको 10 गुना कम कर देना है 2015 तक। इसके अलावा 2030 तक कीटनाशकों के जोखिम को 15% तक कम करना है, यानी पेस्टिसाइड के जोखिम जो है इसको 50% तक कम कर देना है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण और जो जोखिम है और जो प्रदूषणों के नकारात्मक प्रभाव है, इनको उस स्तर तक कम कर देना है ताकि वे जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक नहीं हो, ऐसा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आया था आपका राष्ट्रीय जीन बैंक का। तो बताया जाता है कि राष्ट्रीय जीन बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पौधे की आनुवांशिक संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है, आनुवांशिक संसाधनों को। ठीक है। भारत में पहला जीन बैंक जो है वो 1996 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था और चेन्नई और लखनऊ में जीन बैंक स्थापित किए गए हैं, वो ये भी याद रख लीजिएगा। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में लागू किया गया था। अब बोला जाता है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में भारत की संसद के द्वारा एक पारित अधिनियम है, जिसका उद्देश्य जो है वो देश की समृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण करना है, इसके घटकों का सतत उपयोग करना है, इनको सुनिश्चित करना है और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा भी करना है। इसके अंतर्गत जो है वो चेन्नई में अक्टूबर 2003 में जैव विविधता विधिवत प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो नल्लूर इमामी ग्रोव है, जो कि कर्नाटक बंगलोर में है और इसे 2007 में घोषित किया गया था देश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन 22 मई 1992 को नैरोबी में आयोजित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। उसके अलावा जैव विविधता दशक 2011 से 2020 घोषित किया गया था। थोड़ा सा COP 11 देख लीजिए। तो बताया जाता है कि COP 11 का जो आयोजन है वो आपका 1 से लेकर 19 अक्टूबर 2012 तक किया गया था भारत के हैदराबाद में। और इस सम्मेलन में लगभग 194 देशों के पर्यावरण और वन मंत्रियों ने भाग लिया था और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिनिधि की भी इसमें शामिल जो है वो किया गया था। इसके अलावा कर्टोजेमा प्रोटोकॉल भी आया था। इसका आयोजन जो है वो आपका 29 जनवरी 2000 को ईस्वी में किया गया था और इसका जो संबंध है वो आपका जैव विविधता से ही है। इंपॉर्टेंट अगर वन लाइनर की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप आपका ग्रेट बैरियर द्वीप है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा भारत में कैराल या फिर प्रवाल द्वीप की बात की जाए तो आपका लक्षद्वीप है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसमें लुप्त होने वाले जीव जंतुओं और पादपों की जो है सूची यहाँ पे लिखा होता है।
नोट शाकाहार जैव विविधता का प्रोत्साहन करता है। शाकाहारी हो जाइए, जैव विविधता जो है इसको आप बढ़ा सकते हैं। भारत में बाघ गणना वर्ष 1972 को माना जाता है। भारत में बाघ गणना वर्ष 1972। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। भारत सरकार ने वर्ष 2010 को बाघ वर्ष के रूप में, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था और भारत सरकार ने वर्ष 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। और वर्ष 2010 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत में हाथियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विरासत इसको पशु घोषित किया था। इसके अलावा 1992 में गज तमे नाम से हाथी परियोजना की शुरुआत झारखंड के सिंहभूम जिले से की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना गिद्धों के संरक्षण हेतु लाया गया था। गिद्धों की संख्या काफ़ी कम होने के कारण इनके पीछे का कम होने के कारण क्या है, वो आपका डाइक्लोफिनॉक दवा ये था। ये आपका जेपीसी में पूछा था। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विश्व का लगभग 3.3% है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरबन ये है। ये आपका 2 हो गया है, ठीक है। जैव विविधता और आपका जलवायु संरक्षण ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। पर्यावरण संरक्षण और आपका जैव विविधता टॉपिक। अब जो है वो हम लोग एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जलवायु परिवर्तन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, तो इसमें सबसे पहले बात है ग्लोबल वार्मिंग। तो पृथ्वी का औसत तापमान का बढ़ना, यही आपका ग्लोबल वार्मिंग है। आपका जोसेफ फूरियर साहब ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी और फूरियर ने पाया था कि पृथ्वी का वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है जो सूर्य की गर्मी को फंसाता है और सूर्य को ग्रह को गर्म रखता है। और उन्होंने यह भी बतलाया था कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यह बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता हम लोग का पृथ्वी। 1896 ईस्वी में स्वीडिश रसायनज्ञ और स्वेंते हेनियस ने यह सिद्धांत दिया था कि मानव गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाना और ग्रीन हाउस गैसों को ये बढ़ा सकती है और यहाँ से आपका ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बन रही है। पृथ्वी का औसत तापमान की बात करती है आपका 14 डिग्री सेल्सियस है। और ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपका मीथेन है, CO2 है, CFC है, O3 है, नाइट्रस ऑक्साइड है इत्यादि। अन्य कारक की बात की तो आपका प्रदूषण है, वनों की कटाई है, उद्योग है, वाहनों का धुआं है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला प्रमुख देश की बात करें तो आपका चीन है 30%, अमेरिका 15%, भारत है 7%। अगर इस इम्पोर्टेंट अगर जो आपका सम्मेलन हुआ था जैसे कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो कि आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, 1987 में आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ओजोन के लेकर, 1997 में क्योटो में आपका कार्बन को जो है वो शून्य करने को लेकर आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका कनाडा में। इसके अलावा 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। इसके अलावा अर्थ आवर सूट डे जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है, तो अर्थ आवर सूट डे जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है इसको कहते हैं अर्थ आवर। यानी कि प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार लास्ट सैटरडे मार्च को 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ आवर, यानी कि आपका पृथ्वी का घंटा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा इसकी जो शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से हुई थी। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका जो शुरुआत हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुआ था। इसका उद्देश्य देख लीजिए तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अब देख लीजिए जीरो कार्बन उत्सर्जित करने वाले देश पनामा है, भूटान है और आपका सूरीनाम है। भारत ने 2021 के COP26 के सम्मेलन में 2070 तक एब्सोल्यूट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का जो है वो लक्ष्य भारत रखा है। यहाँ तक की बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया था आपका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करना था। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझाने पे ध्यान नहीं दिए, केवल इसको रटना है, बार बार इसको पढ़िए बार बार अगेन एंड अगेन इसको पढ़िए और रटिए, दिक्कत नहीं होगा फिर। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं और आपका इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका जो 3rd पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट और आएगा इसमें, तो जो आपका टेस्ट नंबर 2 है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।